सभी को मेरा नमस्कार ना। आज हम देखते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं की सेकंड क्लास। लेकिन सेकंड क्लास के पहले जो होमवर्क मैंने कल दिया था उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपने वो होमवर्क जो किया, बहुत सारे लोगों ने सही उनके आंसर है ना, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। व्हाट्सएप पे मुझे आए थे, मैंने उनको रिप्लाई भी किए हैं। जिनकी मिस्टेक थी मैंने उनको सर्किल डाल के बताया भी है ना कहाँ मिस्टेक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमने लास्ट आपको क्वेश्चन दिया था वो क्या था। निम्न सूचनाओं से 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति और भुगतान खाता बनाइए। 1 जनवरी 2016 को रोकड़ 9,800 प्रारंभिक से चंदा, विशिष्ट दान, प्रवेश शुल्क, क्लब हॉल का किराया, विद्युत शुल्क, वेतन एवं मजदूरी, सचिव को मानदेय मतलब सचिव को वेतन, समाचार पत्र, बैंक जमा पर ब्याज, फर्नीचर किराए किया और विविध व्यय। ठीक, हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके क्वेश्चन को पहले हम एक फॉर्मेट बना लें। और जब भी आप फॉर्मेट बनाते हैं तो प्राप्ति भुगतान खाते के ऊपर साथ में यहाँ में लिखना क्या है, उसकी डेट है ना, कि हम किस डेट को प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं। ठीक है, उसकी डेट हमें लिखना है साथ में। तो देखो यहाँ पर हम डेट लिखेंगे उसकी कि आप कब बना रहे हैं उसको। 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को ये लिखना आपका जरूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कौन सा होता है, प्राप्ति का पैसा जितना भी संस्था में आ रहा वो सब हम डेबिट में लिखेंगे। और भुगतान का कहाँ होता है, क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड जो है भुगतान का वो क्रेडिट है। जितना भी पैसा संस्था से जा रहा है वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट। हमने आपको बताए हुए थे कि कौन कौन से मदें हैं जिनसे पैसा संस्था को मिलता है और कौन कौन सी मदें हैं, है ना, मतलब व्ययों की मदें जिनमें पैसा जाता है। तो नंबर 1, सबसे पहले जब हम प्राप्ति भुगतान शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, प्रारंभिक रोकड़ शेष से स्टार्ट करते हैं इसको शुरुआत। तो देखो आपके पास क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पर ये लिखा 1 जनवरी 2016 को 9,800। अच्छी प्राप्ति भुगतान खाता है वो कब बना रहे हैं, हम दिसंबर में बना रहे हैं, मार्च नहीं है ना। ये क्या है, 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 2016 डेट। ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस कैश का। तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे प्रारंभिक शेष, ये लिखा आपने, प्रारंभिक शेष कितना आपका 9,800। फिर उसी के बाद बिल्कुल सीरियल से चलना आपको, क्रम से। चंदा, तो चंदा क्या होता है, प्राप्त होता है, तो प्राप्ति में लिखें, ये लिख दिया अपन ने चंदा 75,200। विशिष्ट दान, किसी विशेष कार्य के लिए, पर्टिकुलर कार्य के लिए दिया हुआ न दान प्राप्त हुआ तो हम तो प्राप्ति में लिखेंगे, किसी भी काम के लिए मिला हो। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने विशिष्ट दान। फिर क्या लिखा है, प्रवेश शुल्क, ये भी आपको प्राप्त हो रहा है तो प्राप्ति में लिखेंगे हम कितना, प्रवेश शुल्क कितना आ जाएगा आपका 8,600। प्रवेश शुल्क के बाद देखो क्या लिखा है, क्लब हॉल का किराया 10,500। अब क्लब हॉल का किराया जो है यहाँ पर एक्चुअल में ये लिखा नहीं कि हमें मिला है कि दिया, तो हमने क्या बताया था, यदि सिर्फ किराया के लिए लिखा हुआ है ना, तो हम कहाँ लिखेंगे, भुगतान में, पेमेंट साइड। तो देखो भुगतान में लिख दिया हमने किराया 10,500। हमने ये माना है कि किराया दिया है। जब तक ये ना लिखा हो कि हमें मिला है तब तक हम क्या मानेंगे कि हमने पेमेंट किया है किराया। फिर विद्युत व्यय, इसी के बाद विद्युत शुल्क या विद्युत व्यय 7,000, ये भी भुगतान में लिखेंगे, ये लिख दिए। उसके बाद देखो क्या लिखा है, वेतन मजदूरी, ये भी खर्च है आपका, तो भुगतान में लिख देंगे कितना है, वेतन मजदूरी 45,000। उसी के साथ सचिव को मानदेय कितना है 5,000, ये लिख दिया अपन ने 5,000 रुपये। समाचार पत्र, ये भी भुगतान में, क्योंकि पैसा जा रहा है, समाचार पत्र खरीदते हैं, पैसा देना होता है, तो भुगतान में लिख देंगे हम। बैंक जमा पर ब्याज, भाई हमारा पैसा जो बैंक में जमा है उस पर ब्याज में मिलेगा, प्राप्त हो रहा तो हम प्राप्ति में लिखेंगे। देखो ये लिख दिया हमने बैंक ब्याज। फिर फर्नीचर किराए, फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड, भुगतान साइड लिख देंगे। कितना लिखा हमने, 2,000 रुपये लिख दिया फर्नीचर। विविध व्यय, खर्च है, पैसा देना होता है, तो भुगतान में लिखेंगे अपन, ये लिखा है।
विविध। सबसे पहले हम डेबिट का टोटल करेंगे ना, तो यहाँ का हम टोटल कर लेते हैं। कितना आएगा आपका, ये आ गया आपका 1,10,600। इस 1,10,600 में से है ना 1,10,600 जो है, इसमें से हम माइनस कर दें कितनी चीजें, ए, यहाँ से यहाँ तक विविध वेतन। ठीक, तो कितना बचेगा आपके पास 29,100। ये आपका अंतिम शेष, मतलब आपके पास दिसंबर माह के अंत में 29,100 रुपये आपके पास बचा है। ठीक है, अब दोनों का टोटल हम बराबर कर देंगे। यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 1,10,000 नीचे 600, 1,10,600। ये हो गया आपका होमवर्क, जो हमने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, बहुत से लोगों ने करके बताया, आंसर भी उनके सही हुए। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, आपको इस स्लाइड या मैं जो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो के थ्रू, आपको समझ में आ रहा है। यदि आप ऐसे रिस्पांस देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन करना, जो भी होमवर्क दिया जाता है आप क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो गलत हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको करना है, हैबिट डालना है क्वेश्चन करने। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये आपकी सेकेंड क्लास है। ठीक है, तो सेकेंड क्लास जो चल रही है इसमें देखो हम क्या देखते हैं, पहले थ्योरी में देखेंगे। तो गैर व्यापारिक जो संस्थाएं हैं, ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो नंबर 1 क्या दिया है, देखो यहां पर अस्तित्व। गैर व्यापारिक अस्तित्व क्या है, वही पहचान है ना। अस्तित्व मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं वो कृत्रिम होती हैं संस्थाएं हैं, क्योंकि है ना, तो इनका अस्तित्व तो होता है। तो इन्हें क्या बोला, इन संस्थाओं का, यहाँ देखो आप ये लिखा है, इन संस्थाओं का कृत्रिम अस्तित्व होता है, मतलब इनको किसी विधान या कानून के अंतर्गत व्यक्तित्व प्राप्त होता है, व्यक्ति माना जाता है, एक कृत्रिम कहलाते, कृत्रिम व्यक्ति कहलाते हैं ये संस्थाएं। ठीक है, अपने सदस्यों से पृथक होता है, इनका जो अस्तित्व है अपने सदस्यों से पृथक होता है। मतलब यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इन संस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड, प्रचार प्रसार है। ये संस्थाएं कला है ना, जैसे डांस वगैरह है, देखो ये बनी है पिक्चर में, नहीं डांस सीख रहे हैं कुछ बच्चे, डांस कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कला संस्कृति, आगे देखो ये क्या लिखा है, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेल कूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी भारत की संस्कृति है, कोई धर्म है, खेल कूद है, कला है, जैसे डांस है ना, कोई और भी कला हो सकती है, तो जैसे सिंगिंग है, तो इनके लिए प्रचार प्रसार में क्या करती हैं, प्रोत्साहन करती हैं, व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन करने का कार्य करती हैं। आगे सेवा है ना, हमने पहले ही बताया था, गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सेवा भावना होता है। तो इन्हें देखो क्या लिखा, इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि अपने सदस्य व समाज की सेवा करना होता है। तो ये क्या करते हैं, लाभ नहीं कमाते हैं बल्कि अपने समाज की और अपने सदस्यों की सेवा करते हैं, सेवा भावना इनका मूल उद्देश्य होता है। अगला फोर्थ, हिसाब किताब। तो ये संस्थाएं अपना हिसाब किताब रोकड़ प्रणाली के आधार पर रखते हैं। किस प्रणाली पर होती है, रोकड़ प्रणाली। ये भी हमने बताया था कि रोकड़ प्रणाली रखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लेन देन जो होते हैं वो नगद होते हैं, इसलिए कैसा हिसाब किताब रखते हैं, रोकड़ प्रणाली के आधार पर। आगे स्थापना, इनकी स्थापना धार्मिक सोसाइटी प्रन्यास संघ के रूप में की जाती है ना। धार्मिक सोसाइटी है ना, कोई संघ है, जैसे अभी सागर में सागर कोचिंग संघ बना हुआ है, इनके रूप में इनकी स्थापना की जाती है। फिर संचालन, तो इनका संचालन कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है। इन समिति का गठन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इन्हें बोला एक समिति होती है, इन संस्थाओं की एक समिति होती है सदस्यों की, जो समिति के सदस्य होते हैं वही इसका क्या करते हैं, संचालन, मतलब चलाते हैं, इसके लिए क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सब होते हैं। अब ये जो एक बच्ची की फोटो दिख रही है यहाँ पर, स्कूल की बच्ची, ये वाली दिख रही है फोटो,
तो ये क्यों लगी है? ये बताने के लिए लगी कि इन संस्थाओं का जो हिसाब किताब है रोकड़ प्रणाली के आधार पर रखा जाता है, और ये रोकड़ प्रणाली के लिए कोई आपको एक अकाउंटेंट सीए की जरूरत नहीं होती इनका हिसाब किताब रखने की। एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ना, वो इसका हिसाब किताब देख सकता है। मतलब सिंपली 10वीं 10th क्लास जो 10वीं पास व्यक्ति है वो भी इसका हिसाब किताब आराम से रख सकता है। ठीक, आगे अब देखते हैं हम कि रोकड़ पद्धति अपनाने के कारण हम रोकड़ पद्धति क्यों अपनाते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में या पेशेवर व्यक्ति जो हैं वो रोकड़ पद्धति ही क्यों अपनाते हैं, तो इनके कारण क्या है। नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर, नंबर 1 नगद लेन देन। तो इन संस्थाओं के लेन देन अधिकतर नगद ही होते हैं, अतः रोकड़ पद्धति उचित है। इन संस्थाओं में क्या होते हैं, लेन देन जो है वो कैसे होते हैं, नगद, उधार का तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए रोकड़ पद्धति जो होती है वो कैसी होती है, उचित मानी जाती है। अब एक और चीज इन्होंने बोला है यहाँ पर नगद, तो एक उधार लेन देन यदि कभी हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर के हम कोई सामान लेने जाते हैं, मैं डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए चेक कराने, अब पैसे थे तो वो हमने मेडिकल पर दे दिए दवाई लेने के लिए, डॉक्टर को हमने बोल दिया सर बाद में ले लेना क्योंकि आप फैमिली डॉक्टर हैं, वो भी मान जाता ठीक है कल दे देना, तो ये तो उधार हो गया एक प्रकार से लेन देन। तो इस प्रकार की यदि कोई लेन देन है उसको स्मरण पुस्तक में लिखा जाता है, एक स्मरण बही होती है, इनकी पुस्तक होती है, उसमें लिख देते, मेमोरेंडम बुक कहलाती है, उसमें उसको नोट कर लेते सिर्फ याददाश्त के लिए कि हाँ यार कभी याद आ जाए, मतलब भूल ना जाए किससे पैसा लेना, इसलिए वो उसको लिख लिया जाता है। तो ज्यादातर यहाँ पर लेन देन कौन से होते हैं, नगद ही लेन देन होते हैं, उधार नहीं होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम, सरल प्रणाली। तो रोकड़ प्रणाली कैसी है, बहुत सरल। अभी हमने बताया था कि स्कूल की बच्ची मतलब 10th क्लास का बच्चा पास किए हुए वो भी इस प्रणाली को आराम से रख सकता है। ठीक, यहाँ पर देखो ये व्यक्ति दिख रहा है, एक दुकानदार, छोटा बच्चा चला रहा है ना, ये अपने हिसाब किताब रखते हैं बिल्कुल बाकायदा, लेकिन कौन सी पद्धति पर, रोकड़ पद्धति पर, क्योंकि सरल है, सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे आसानी से रख सकता है या समझ सकता है। तो इन्हें बोला है देखो सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, यहाँ पर क्या आएगा, व्यक्ति भी इसे आसानी से अपना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस कारण से अपन रोकड़ पद्धति का उपयोग करते हैं, अपन मतलब गैर व्यापारिक संस्थाएं। अगला देखेंगे गैर मितव्ययी। मितव्ययी मतलब होता है कम खर्चीली, जिसमें खर्च कम आता हो, मितव्ययी कहलाती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यह पद्धति कम खर्चीली है, इसमें कम पुस्तकें, मतलब 2-3 पुस्तकों में ही काम चल जाता है ना, कम पुस्तकें रखना होती हैं, और लेखापाल पर भी अधिक खर्च नहीं करना होते, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति सीए सीएस इनकी जरूरत नहीं होती, तो इन पर खर्च भी ज्यादा नहीं होता। एक मुनीम जैसे 10वीं 12वीं पास व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति इनका हिसाब किताब देख लेते हैं, तो इन पर लेखापाल मतलब जो अकाउंटेंट होता है उस पर भी खर्च कम आता है। ठीक, तो मितव्ययी प्रणाली है, मतलब कम खर्चीली है, बाकी की प्रणाली खर्चीली होती है। अब आता है अगला, सीमित लेन देन। ठीक है, तो इन संस्थाओं के लेन देन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। सीमित लेन देन मतलब कम लेन देन होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, कौन सी, रोकड़ प्रणाली का। प्रशिक्षित कर्मचारी, प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं, तो इस प्रणाली से लेखा करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आप जब रोकड़ पद्धति से अपने हिसाब किताब रखते हैं, पुस्तकों को रखते हैं, तो उसमें किसी हमें प्रशिक्षित कर्मचारी सीए सीएस या एमबीए किए हुए व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको थोड़ा सा बस हम उसको समझा दें, वो आराम से हिसाब किताब रख सकता है। ठीक है, आगे अब ये है आपका क्वेश्चन, आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो एक स्लाइड पिछली दिया क्योंकि अगली स्लाइड पे जगह कम है, इसलिए तो वहां पर हमने छोटे रूप में उस क्वेश्चन को लिख दिया। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपको, फिर वहां देखेंगे। तो निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जैन क्लब थानला का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ शेष, चंदा, दान प्राप्त, प्रवेश शुल्क, किराया प्राप्त, बिजली व्यय, कर, वेतन, सचिव का मानदेय, विनियोग पर आय, स्टेशनरी, लघु व्यय, बीमा प्रीमियम, रोकड़ शेष। ये तो आंसर है आपका, क्या आपका आंसर। ठीक है,
चलो आगे अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले हम प्राप्ति भुगतान खाता का प्रारूप बनाएंगे और यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको क्या डालना है, डेट। प्राप्ति भुगतान खाते के साथ में आपको डेट भी डालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। कब बना रहे हैं, इसकी डेट क्या है, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2018 ये आपको डालना है, साथ में डेट 2018, ठीक है। चल सबसे पहले यहाँ पर प्राप्ति साइड में हम इसको स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। तो किससे करते हैं, प्रारंभिक रोकड़ से ये लिखा है 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ शेष कितना दिया हुआ है, 880। तो डेबिट में लिखेंगे प्रारंभिक शेष, ये लिख दिया अपन ने 880। फिर देखो क्या दिया है, चंदा, ठीक, चंदा प्राप्त होता है तो हम प्राप्ति साइड लिखेंगे, चंदा कितना प्राप्त होगा, 7520। फिर दान प्राप्त हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, प्राप्ति में दान कितना हुआ हमें, 1600 रुपये। प्रवेश शुल्क ये भी प्राप्त हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, प्राप्ति में प्रवेश शुल्क कितना हुआ है आपका, 860। प्रवेश शुल्क के बाद देखो क्या है, किराया प्राप्त हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, प्राप्ति में डेबिट साइड, किराया प्राप्त कितना 1050। बिजली व्यय, व्यय है खर्च हमने भुगतान किया होगा तो यहाँ लिखेंगे पेमेंट साइड, कितना है 680, ये लिख दिया बिजली व्यय। यहाँ पर देखो कर ये भी खर्च है, एक्सपेंस है तो कहाँ लिखेंगे, भुगतान साइड लिख देंगे, है ना, 100 रुपये ये लिख दिया कर। फिर क्या दिया है, वेतन खर्च है तो भुगतान में लिखेंगे वेतन, ये लिख दिया अपन ने वेतन। सचिव का मानदेय वो भी वेतन ही होता है सचिव के लिए, है ना, जो हमारी समिति का अधिकारी होता है सचिव, तो उसका मानदेय कितना है, वेतन 500 भुगतान में लिखेंगे। फिर सचिव का मानदेय के बाद देखो विनियोग पर आय, इनको पैसा मिल रहा है संस्था को तो प्राप्ति में लिखेंगे विनियोग पर आय, यहाँ पर लिख देंगे डेबिट साइड, विनियोग पर आय कितना है 590। फिर स्टेशनरी भुगतान में लिखेंगे, खर्च है आपका कितना 70 रुपये। स्टेशनरी के बाद देखो क्या है, लघु व्यय और बीमा प्रीमियम, ये भी खर्च हैं तो दोनों भुगतान में लिखेंगे, लघु व्यय और बीमा प्रीमियम। अब क्या करना है, सबसे पहले हम डेबिट का टोटल कर लेंगे। तो ये देखो टोटल कितना आ गया, 12500। इस 12500 में से हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना माइनस करना हमारे लिए वो हम देख लेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक का टोटल करना है, 680 बिजली व्यय से बीमा प्रीमियम तक टोटल करना है तो कितना आ जाएगा, 5890 ये टोटल है। इसको हम 12500 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0 1 यहाँ पर 14 11 6610 आपका शेष बचा है। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर अंतिम शेष 6600 लिखा, और दोनों का टोटल बराबर कर देंगे डेबिट और क्रेडिट का 12500। यदि क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, भोपाल साहित्य क्लब द्वारा प्राप्त सूचनाओं से 31 मार्च 2018 को प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। रोकड़ शेष 1 अप्रैल 2017 50, बैंक शेष, अब यहाँ पर दो शेष दिए, बैंक का शेष भी बताया प्रारंभिक और रोकड़ शेष ही बताया, हम दोनों लिखेंगे डेबिट में, ठीक है। सचिव का वेतन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग, मतलब हमने सरकारी प्रतिभूति खरीदी जिसको विनियोग संपत्ति होती खरीदी है, ठीक है। विज्ञापन, अग्नि बीमा, खेलकूद पर व्यय, प्रवेश शुल्क से प्राप्ति तो 2 साल का मिल रहा है, देखो प्रवेश शुल्क से कितने साल का मिला, 2016-17 और 17-18 का। चंदे से प्राप्ति 2016-17, 17-18, 19-20 मतलब 3 साल का, पिछले साल का, चालू वर्ष का और अग्रिम अगले साल का, ठीक। फिर 31 मार्च 2018 को रोकड़ शेष, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रोकड़ शेष और बैंक शेष, मतलब आपका आंसर दिए ही है क्वेश्चन में, ये दिया है आंसर रोकड़ शेष और बैंक शेष। अब जब हम इन दोनों को भी लिखेंगे क्रेडिट में क्योंकि अंतिम शेष है तो अब दोनों साइड का टोटल क्या आएगा, बराबर, ठीक। तो क्या करना है हमारे लिए, सबसे पहले हम डेबिट में लिखेंगे प्रारंभिक शेष, ये लिखेंगे, ये लिख दिया आपने प्रारंभिक शेष।
रोकड़ का कितना है 50 रुपये, बैंक का कितना है 4500, टोटल कितने हो गए 4550। तो अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, सचिव का वेतन दिया है तो भुगतान में लिखेंगे अपन क्रेडिट साइड, क्रेडिट में लिख देंगे सचिव का वेतन कितना 500 रुपये। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी 3000, प्रिंटिंग और स्टेशनरी कितनी है 3000, तो ये लिख देंगे अपन यहाँ पर भुगतान में क्योंकि पैसा जा रहा है। फिर सरकारी प्रतिभूति में विनियोग कितना 10,000, सरकारी प्रतिभूति में विनियोग की मतलब पैसा दिया, विनियोग खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, भुगतान में लिखेंगे अपन, है ना, विनियोग, ठीक है 10,000 लिख दिए। फिर क्या है विज्ञापन, ठीक, विज्ञापन कितना है 2500, तो भुगतान में लिखेंगे क्योंकि पैसा जा रहा है, खर्च है। अग्नि बीमा ये भी खर्च है तो कहाँ लिखेंगे हम, भुगतान में लिखेंगे कितना 700 रुपये, अग्नि बीमा कितना है 700, भुगतान में लिख देंगे अग्नि बीमा। आगे खेलकूद पर व्यय ये भी भुगतान में लिखेंगे, ठीक है, खर्च है क्योंकि भुगतान में लिख देंगे हम, खेलकूद पर व्यय लिख दिए। अब इसके बाद देखो प्राप्तियां चालू होंगी, तो ये देखो प्रवेश शुल्क, प्राप्ति में लिखेंगे सबसे पहले हम प्रवेश शुल्क। अब प्रवेश शुल्क 2 ईयर्स 2 साल का है, कौन कौन से, गत वर्ष मतलब पिछले साल का 1000, ठीक है ए, और चालू वर्ष 12000, टोटल कितने हो गए आपके 13000। फिर चंदे से प्राप्ति, चंदे से प्राप्ति 3 साल की दी है, पिछले साल, चालू वर्ष और अगले वर्ष का मतलब अग्रिम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंदा, है ना, प्राप्ति में गत वर्ष का, चालू वर्ष का, अग्रिम, तीनों का टोटल कर देंगे, कितना आ गया 21,400। और अब हम प्राप्ति का भी टोटल कर देंगे, टोटल कितना आ गया 38,950। अब इसमें से इनको, है ना, सचिव के वेतन से खेलकूद की व्यय तक, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 38,950, ठीक, में से हम माइनस कर देंगे कितने ए से, यहाँ से यहाँ तक का टोटल, से कितना आ जाएगा 10, 3, 13, 5, 18, 2, 20 और 5, 21,700, 21,700 रुपये हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर दो, उससे कितना आएगा 0, 5, 2, 7, 1, 17,250, ये अंतिम शेष बचा। लेकिन आपके पास आंसर दिया है क्वेश्चन में कि रोकड़ शेष जो है वो कितना है 650, बैंक शेष कितना है 16,600, तो इन दोनों का टोटल, हम इनको अंतिम शेष कहाँ लिखते हैं क्रेडिट में, ये लिख दिया अंतिम शेष, रोकड़ 650, बैंक शेष 16,600, टोटल कितना आ गया 17,250, देखो आ गया ना बराबर, है ना, ये आंसर आपका दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। और इनका टोटल कर देंगे कितना अपन 38,500, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक, थैंक यू। अब होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, तो आप व्हाट्सएप पर चेक करना आपका होमवर्क, ठीक है, धन्यवाद।